हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला चैप्टर जो है इसका वन शॉट रिविजन आपके पास में ऑलरेडी है, टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपके पास में ऑलरेडी है, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी आपको मिल चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, है ना। सारी चीजें हम साथ साथ में करते चलेंगे क्योंकि क्या है ना, फिर चैप्टर पहले हो जाता है, फिर बाद में बहुत सारी चीजें होती है, तो देन वी गेट टू मिस एवरीथिंग, है ना। तो चैप्टर के साथ साथ में करते चलो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग भी हमको बनते चलेगी, है ना। आंसर राइटिंग के लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी। डू रीड एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी पढ़ सकते हो इतना एनसीईआरटी पढ़ो। साथ ही साथ में एनसीईआरटी का माइंड मैप बनाओ कि ये वाले पेज पे टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है, उसमें ये कहानी, इसे हिंदी में बोल के, है ना। मैं आपको बाय द एंड ऑफ द एग्जाम, मतलब जब बाय द एंड ऑफ द ईयर यानी कि स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, मैं आप लोगों के लिए 20 मिनट वाले वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगी जिसमें हम पूरा चैप्टर जो है वो सम अप करेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, आपका एक माइंड मैप बन जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसके बाद में ऐसा हुआ था, इसके बाद में ऐसा हुआ था। तो चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाती है। जब क्लियर हो जाती है तो फिर हमको आंसर लिखने में कंफ्यूजन नहीं होता कि अच्छा ये वहां का तो नहीं है, यहाँ का तो नहीं है। क्योंकि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो दोनों बड़े चैप्टर हैं। प्लस ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि सिमिलर सिमिलर तो नहीं है ऐसा, ये ऐसा उन लोगों को लगता है जो ठीक से नहीं उसके कंसेप्ट को ग्रैब कर पाते। अगर ठीक से समझ लोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से बन जाएगा पूरा चैप्टर, है ना। काफी अच्छा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई कैसे, है ना। जो फैक्ट्रीज और ये सब आई है कैसे हुई। साथ ही में हम ये भी देखते हैं शुरुआत में कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह के आने के पहले का समय कैसा था। तो उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो ऐसे समय था जब भी पूरे दुनिया भर के लिए एक जगह से सामान बनता था, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता था। बस फर्क इतना था कि एक छत के नीचे नहीं होता था सारा सारा काम, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने घरों में जो है वो ऑर्डर्स लिया करते थे और काम किया करते थे, फिर उनको इकट्ठा बल्क में लेके बेचा जाता था, है ना। तो हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पहले भी था, फैक्ट्रीज आने के पहले भी था। लेकिन फैक्ट्रीज आने के बाद में जो है वो कई सारे चेंजेस आए, मैनुअल वर्क कम हो गया, 4 लोगों का काम मशीनें एक करने लगी, है ना। साथ ही साथ में जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, तो एक ही जगह पे काम करना आसान हो गया। एक छत के नीचे काम करना आसान हो गया, लोगों को काम मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। साथ ही साथ में जो फैक्ट्री ओनर्स या जो लोग काम दिया करते थे वो लोग भी जो है वो सुपरवाइज करने लगे इन लोगों को कि हाँ अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो अपने अपने घरों में काम करते थे तो कौन सुपरवाइज करता था। लेकिन हाँ, ये पीरियड जो है ये आसानी से नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो है वो हुई जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। सेम, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन पहला नेशन था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। गोमस्ताज आए, है ना, वीवर्स मार्केट जो है वो हमारा पूरा खराब कर दिया। कॉटन का एक्सपोर्ट बाहर ज्यादा होने लगा, मैनचेस्टर से सामान यहाँ आने लगे, तो यहाँ की वीविंग जो है वो थोड़ी सी महंगी थी, तो यहाँ के लोग यहाँ का बनाया हुआ सामान नहीं खरीदना पसंद कर रहे थे, बाहर से आया हुआ सस्ता सामान लोग खरीदते थे, जिसकी वजह से हमको मार्केट ही नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे ओपियम ट्रेड वगैरह की मदद से जो हमारे यहाँ के लोग थे उन्होंने कमाया, कमाने के बाद में खर्चा करके उड़ाया नहीं, उसी कमाए हुए पैसों से फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बिल्डअप की। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसमें इन लोगों को एकदम से वो मिला, है ना, पुशअप मिला कि हाँ यार बाकी सारे लोगों का ध्यान वर्ल्ड वॉर के ऊपर है, तो अपन यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है या फिर हमारी जो मेकिंग है उसको हम पुशअप कर देते हैं, तो हम जो है वो हमारी गाड़ी चल जाएगी। तो इस जो चौके छक्के की बॉल का वेट करे थे वो समय आया बिल्कुल, और हमने चौका छक्का लगाया और हमारी इंडस्ट्रीज एकदम फुल टू फर्स्ट क्लास चलने लगी। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स भी आई, अप डाउन भी हुए, सब कुछ हुआ, इसके बाद में भी अप डाउन आए, ऐसा नहीं है कि सब एकदम फ्लो में हो गया, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, अप डाउन इसके बाद में भी रहे। लेकिन एक शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो हमको एक मिला कि हाँ कैसे क्या काम किया जा सकता है, कैसे चीजें की जा सकती है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। फिर उसमें बाद में वो लास्ट में बताते हैं कि कैसे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट्स को लोगों की जरूरत बता के लोगों से खरीदवाया जाता था, है ना। लेबल्स लगा के, गॉडेस की फोटोज लगा के, है ना, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंडिया लिखकर, जो है वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे, जिसकी वजह से लोगों को देख के लगता था कि यार इस चीज की जरूरत अपने को खरीद लेना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा वो दौर था और इस तरीके से जो है वो मार्केट, पूरा वर्ल्ड मार्केट बना। और आज जो है अब आप तो देख ही रहे हो सारी चीजें, ठीक है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं इस तरीके से हुई थी।
चलो बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ 10 एक क्वेश्चन इसमें रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पुराने समय में, पुराने सालों में सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, तो मिस तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश ये करना कि साथ साथ में लिखते चलो, मैं जो कहानी सुनाते जाऊंगी पूरा रिवाइज कराते जाऊंगी मैं आपको सारे क्वेश्चन के साथ में, तो पूरा चैप्टर ही आपका कवर हो जाएगा। तो कोशिश ये करना कि मेरे साथ साथ में लिखते चलो, क्योंकि जैसे ही मैं कहानी सुनाऊंगी आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसमें क्या लिखना है, फट से आप आंसर भी लिख लोगे, तो बस आपका काम जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर हो जाएगा। 20-25 मिनट का काम है, अच्छे से कर लो, चैप्टर जो है उसको सम अप कर लेते हैं। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे इंडिया में जो है वो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि वॉर के टाइम पे जब लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगने लगा, तो यहाँ पे इनको लगा कि कर लेना चाहिए। खैर वो तो बाद वाले वॉर की बात थी, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया तो उसमें इंडिया के इंडियंस जो थे इनको बहुत ज्यादा यूज किया गया था, यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ सोल्जर्स और कुछ कुछ तरीके से। तो फिर ब्रिटेन में क्योंकि वॉर लड़ा जा रहा था, या बाहर जो है वॉर लड़ा जा रहा था, ब्रिटेन भी वॉर लड़ रहा था, तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, जैसे जूट बैग्स की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी, सोल्जर्स की जरूरत थी। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि इंडिया को एक सेंटर बना लिया गया कि हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा सामान बना बना के वहां पे ले जाएंगे और फिर वहां पे जो है वो वॉर लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या कारण है यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे जैसे वॉर चलता गया, वॉर प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलता गया, करीब 4 साल तक चला था। ठीक है, ईयर बताना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, मैं बता चुकी हूँ आपको, ईयर बताना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, करीब 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उनको बुलाया गया वॉर नीड्स को मीटअप करने के लिए, है ना। जूट बैग्स बनवाए गए, आर्मी यूनिफॉर्म्स बनवाई गई, टेंट्स बनवाए गए, लेदर के जूते बनवाए गए, हॉर्स म्यूल के जो सेडल्स होते हैं वो बनवाया गया, है ना। और दूसरे दूसरे आइटम्स के को जो है वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज में बनवाया गया। बहुत सारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई, और जो पुरानी वाली फैक्ट्रीज थी उनमें भी मल्टीपल शिफ्ट में काम होने लगा, और साथ ही साथ नए वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, और सारे के सारे जो है वो लंबे समय तक काम करने लगे ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो बस आप यही चीज इसके अंदर लिख दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ डिड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? एक्सप्लेन। तो हमको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, हमको बताना है कि कैसे अलग अलग इन्वेंशन आते गए जब 18th सेंचुरी में, तो उसकी मदद से प्रोडक्शन की जो हर स्टेप थी वो कैसे एफिशिएंट होती गई, है ना। उस चीज को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने जब जस्ट अभी आपको कहानी सुनाई तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आने लगी तो एक छत के नीचे काम होने लगा, तो जो ओनर्स थे वो सुपरवाइज कर पाते थे आप कि यार कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कितनी बजे आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, कितना काम किसने किया है। तो एफिशिएंसी बढ़ने लगी, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। साथ ही साथ में 4 लोगों का काम अब एक मशीन करने लगी, है ना। तो यही सारी चीजें आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो कि बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जो मशीन आई उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेंशन जो आए उसकी वजह से काम बहुत आसान हो गया। ठीक, तो इसमें आप वो मिल्स के बारे में, रिचर्ड ऑकराइट ने जो मिल वो बनाई थी मशीन वगैरह, उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इन्वेंशन के कारण जो है वो आउटपुट हर वर्कर के साथ में बढ़ गया, हर वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा था। अब साथ ही साथ में जो प्रोडक्शन के जो थ्रेड्स और यार्न्स थे ये भी स्ट्रॉन्ग बनने लगे थे मशीनों के कारण। रिचर्ड ऑकराइट ने उस समय पे कॉटन मिल बनाई। ठीक है, तो जो क्लॉथ का प्रोडक्शन था वो ऑल ओवर द कंट्री साइड फैल गया और विलेज हाउस होल्ड्स में भी होने लगा। ऑल्सो also now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in mill under one roof and management, है ना। जो भी कॉस्टली मशीन्स थी तो ऐसा नहीं था कि घर घर बांटना पड़ी। ठीक है, क्योंकि कॉटन मिल बन गई थी, क्लॉथ मिल बन गई थी, बड़ी बड़ी मिलें बन गई थी, तो उसमें मशीन को रखकर, एक्सपेंसिव मशीन्स थी लेकिन हाँ उसमें रखकर ये देखा जा सकता था कि हाँ कौन कितना काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बहुत सारा काम आसान हो गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट यही पॉइंट्स लिखो, आपको लग रहा है कि आपको और कोई भी पॉइंट ध्यान आ रहा है तो आप बकायदा इसमें लिख सकते हो, पर वो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और चीज का आंसर इसमें घुसा दिया क्योंकि हमको तो सही लग रहा था ऐसा नहीं करना है ना। अपने को आंसर लिखना है, अपने को पॉइंट्स उसके अंदर डालने हैं, अपने को सारी चीजें करनी है, लेकिन सोच समझ के, फोकस के साथ में कि किस चीज में क्या लिखना है। ठीक, जब आप क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे ना तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कैसे इन्वेंशन होते गए और एफिशिएंसी बढ़ती गई ये बताओ, है ना। तो क्या क्या इन्वेंशन हुए, क्या इन्वेंशन हुए तो उससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ी, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख दो।
समझ आया? क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो फटाक से याद रहेगा कि क्या लिखना है, कैसे में कैसे का आंसर देना है, क्यों में क्यों का आंसर देना है, क्या में क्या का आंसर देना है ना, व्हाट व्हाई हाउ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो शब्द है वो क्या यूज किए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन वीवर्स इन द 19th सेंचुरी, डिस्क्राइब। तो इंडियन कॉटन वीवर्स के द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस की जाने लगी 19th सेंचुरी के समय पे, ये हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखो यहाँ पर हमको थोड़ी सी डेट्स याद रखनी है, क्योंकि क्या है ना कि अभी तक जो है वीवर्स के साथ में रिपीटेड प्रॉब्लम्स आती गई। शुरुआत में गोमस्ताज आए थे, गोमस्ताज के आने की वजह से उनका पूरा वीविंग मार्केट हमारा खराब हो गया था। हम लोग वीवर्स नहीं बचे थे, बहुत गिनती के बचे थे, जो भी लोन ले चुके थे गोमस्ताज से बहुत ज्यादा, तो हमारा वीविंग मार्केट खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, है ना। तो अब आप ये वाली चीज भी यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने गोमस्ताज के कारण, पर ये नहीं लिखना है। सेंचुरी कौन सी पूछी है, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम क्या आई थी, दूसरी प्रॉब्लम आ चुकी थी। ये जो गोमस्ताज वाली प्रॉब्लम है तो बहुत पहले की है, ठीक है। इसके बाद में तो ये गोमस्ताज वगैरह आने के बाद में तो थोड़ा सा काम जो है वो ठीक ठाक स्टेबल हमारा वापस से होने लगा था। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में डबल प्रॉब्लम कैसे आई, प्रॉब्लम नहीं ऐसे आई कि भैया ठीक है थोड़ा बहुत जो है वो ठीक ठाक हमारा काम होने लगा था, लेकिन जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन, उसमें क्या हुई थी, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो गई थी। तो मैनचेस्टर जो एक जगह है ब्रिटेन में, वहां पर उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी थी जिसमें वो कपड़ा बनाते थे। अब जब मशीनों में जब कपड़ा बनता है ना तो वो एक जैसा बनता है, एक साथ बनता है, तो उससे आसानी से बन जाता है। तो जितनी प्रोसेस आसान होती है सामान इतना सस्ता होता है। इंडिया में क्या करते थे हम लोग, हाथ से सामान बनाते थे ना, हाथ से करते थे, तो और खादी प्योर कॉटन यूज करते थे, तो हमारे यहाँ का सामान ऑलरेडी महंगा होता था। और इस समय पे टैक्स बैरियर्स भी नहीं लगे होते थे कि भैया इंपोर्ट सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो कंट्री में जाके महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वो डायरेक्ट भेज सकते थे, तो काफी सस्ता सामान था। अब इंडिया के जो कंज्यूमर्स थे उनके पास में दो चीजें थी, एक तो वो कि मैनचेस्टर का सामान खरीदे जो सस्ता है, दूसरा ये कि हमारे यहाँ के व्यूवर्स के द्वारा बनाई गई खादी खरीदे जो कि महंगी है। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर ये थोड़ी सोचेगा कहाँ से आ रहा है, देश का नुकसान है नहीं है, वो नहीं सोचता। उसको तो देखता है कि बस पैसा किस में सस्ता है, तो बस वो पैसा सस्ता वाला देखते हैं और मैनचेस्टर का सामान खरीदते। तो इसे मैनचेस्टर का मार्केट काफी अच्छा इंडिया में बन गया था। अब हुआ यूं कि मैनचेस्टर को जरूरत पड़ी, रॉ कॉटन की जरूरत पड़ती है ना, जो रॉ कॉटन जहां से अच्छे से आएगा वैसे ही कपड़ा इतना अच्छा बन सकता है। तो ब्रिटेन के पास में जो ऑप्शन था वो था अमेरिका। लेकिन अमेरिका में हो चुका था सिविल वॉर। तो सिविल वॉर में अमेरिका में सिविल वॉर होने के कारण उन्होंने रॉ कॉटन ब्रिटेन भेजना बंद कर दिया था, है ना, मुंह मोड़ लिया था उन्होंने, कट्टी हम नहीं भेज रहे, हमारे पास में अपना बहुत सारा काम है, तो उन्होंने बंद कर दिया। अब ब्रिटेन को अगर मिल में कपड़ा बनाना है तो कॉटन की जरूरत तो लगेगी। अब कॉटन कहाँ से लेके आए, तो उनको याद आया इंडिया। इंडिया कैसे भूल सकते हैं, तो उन्होंने अपना फेस टर्न किया इंडिया की तरफ। वो बहुत अच्छे से जानते थे इंडिया का टेक्सटाइल इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल्स, या फिर वी कैन से द बेस्ट टेक्सटाइल। मतलब एक तो कह के गए थे कि इंडिया के मार्केट में कभी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो टॉप क्लास का टेक्सटाइल है, ठीक है। तो इनको ध्यान है कि इंडिया से तो कॉटन ले सकते हैं, वहां पे तो काली मिट्टी है, बहुत सारा कॉटन होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, तो वो हमारे यहाँ से कॉटन जो है वो अपने देश में ले जाने लगे। अब हमारे वीवर्स को प्रॉब्लम क्या हुई कि भैया अगर हमारे वीवर्स को वीविंग करनी है, सामान बनाना है, तो उनको कॉटन की तो जरूरत लगेगी ना। तो कॉटन तो सारा का सारा ये लेके चले जा रहे थे, बहुत जरा सा हमारे पास बचता था। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी 19th सेंचुरी की, ठीक है। तो अब बस आप यहाँ पे लिख दो कि लोकल मार्केट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, हमारा श्रैंक होने लगा, क्योंकि मैनचेस्टर से सामान आने लगा था, ठीक है। मशीन्स के द्वारा बनता था इसलिए कम कीमत का था, और मैनचेस्टर के जो गुड्स थे वो बहुत ज्यादा चीप थे, सस्ते थे, इसलिए हमारे यहाँ के बायर्स जो है वो वहां से आया हुआ सामान खरीदते थे, बजाय कि वो हमारे यहाँ का सामान खरीदे। हम कम्पीट ही नहीं कर पाते, हमारे व्यूवर्स जो है वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे उससे, क्योंकि वहां से आने वाला सामान बहुत सस्ता था। अब ऐसे में नई प्रॉब्लम क्या आई कि उनके पास में सफिशिएंट रॉ कॉटन नहीं बचा गुड क्वालिटी का हमारे व्यूवर्स के पास में, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था और कॉटन सप्लाई यूएस से ब्रिटेन की तरफ काट दी गई थी, इसलिए ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ मुड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब उसने एक्सपोर्ट करना चालू किया इंडिया से, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। जो प्राइस थी रॉ कॉटन की वो शॉर्ट हो गई, मतलब एकदम बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई कीमत रॉ कॉटन की। तो इंडियन वीवर्स जो है वो रॉ कॉटन हाई प्राइस पे खरीदने में मजबूर हो गए। इसी के कारण से वीविंग जो है वो इतनी प्रॉफिटेबल हमारे इंडिया में नहीं बची, क्योंकि वीवर्स के पास में तो पहले कोई खरीद नहीं रहा उसका सामान, दूसरा कि वो रॉ मटेरियल
खरीदने में ही अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देगा तो उसकी तो लागत निकलेगी ना, प्रॉफिटेबल रहेगा ही नहीं। भाई आप कहीं से मान लो कि दिल्ली से कपड़ा लेके आ रहे हो, ये सोच के कि दिल्ली में बहुत सस्ता कपड़ा है, यहाँ पे लाके मैं बेचूंगा, लेकिन आपका शिपिंग का वगैरह का यहाँ बेचने का चार्ज ही अगर बहुत बढ़ जाए, है ना, और फिर उसके बाद में आप उसी कपड़े को 1000 रुपए में बेच रहे हो क्योंकि 900 रुपए की तो आपकी खरीदी ही लग गई, तो क्या आपको इतना प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, है ना। आपका लाने ले जाने आने वगैरह में भी आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। वैसे तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ ये, क्योंकि वैसे तो काफी सस्ता होता है, कर सकते हो आप ये वाला बिजनेस अगर किसी को करना है तो, आइडिया दे रही हूँ मैं ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन स्टिल कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जब आपको जिस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं मिलता, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि यार लगी पैसा मेरा उल्टा लग जा रहा है, कमा में कुछ पा नहीं रहा हूँ, तो फिर मतलब क्या करने से। तो यही स्थिति यहाँ पे हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Why did technological changes occur slowly in Britain in the 19th century? Explain any 3 reasons. तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ तो रहे थे लेकिन काफी स्लो थे। तो वो स्लो क्यों थे, उसके 3 कारण हमको बताने। तो देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी, फैक्ट्रीज आ रही थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे थे, यानी कि नई नई मशीन्स भी आ रही थी, लेकिन ये काफी धीरे धीरे आ रही थी, लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो पहली बात, ये जो मशीन्स थी, है ना, इनको बेचने वाले लोग बातें बड़ी बड़ी करते थे कि ये मशीन ऐसा कर देगी, ये मशीन वैसा कर देगी, फलाना कर देगी, लेकिन एक्चुअल में वो मशीन इतना काम कर नहीं पाती थी। साथ ही साथ में इन मशीन्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था, है ना, बहुत पैसा लग जाता था, खराब हो गई उस समय पे लोगों को चलाना भी नहीं आती थी, मान लो किसी लेबर को रखा उसने खराब कर दी, इतनी महंगी मशीन, तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो लोग जो इन मशीनों को खरीद रहे थे, फैक्ट्रीज में ला रहे थे, वो बहुत सोच समझ के ला रहे थे, और बहुत धीरे धीरे। अभी भी लोग प्रेफर कर रहे थे कि यार हाथ से ही बनवा लेते हैं, ठीक है, हाथ से बनवा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम काम तो नहीं बिगड़ेगा, ये मशीन खराब होगी तो और उल्टी लागत लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बस आप यही लिख सकते हो कि जो नई टेक्नोलॉजी थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉशियस थे, मतलब दे वर थिंकिंग, है ना, वो बहुत ही कॉशियस के साथ में, कॉशंस के साथ में यूज कर रहे थे कि ले नहीं ले, यूज करें नहीं करें, लाए नहीं लाए, ये सारा कुछ। ठीक है, 19 सेंचुरी के समय पे सिर्फ 231 स्टीम इंजन जो है वो पूरे देश में आए थे। कोई भी बायर नहीं था फॉर अ ईयर फॉर दी स्टीम इंजन, है ना। ये जो मशीन्स थी कई बार खराब हो जाती थी, टूट जाती थी, और इनको रिपेयर करना भी काफी महंगा पड़ जाता था। ये जो मशीन्स थी इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना उनके मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेंटर्स जो है वो क्लेम करते थे। वो बोलते बड़ा बड़ा थे कि ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, लेकिन इतनी फ्रूटफुल थी नहीं, इसलिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे, लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे इसको। ठीक, समझ आया। वाई पूछा है ना, इसलिए हमने कारण बताया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Who were गोमस्थास? Why were they appointed? How did they treat the weavers? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरी कहानी बता दूंगी मैं आपको कि कैसे हमारे यहाँ का वीविंग सेक्टर जो है वो बर्बाद कर दिया गया था। तो हुआ ये था कि हमारे यहाँ का वीविंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग था, है ना, मतलब हमारे यहाँ का कॉटन क्योंकि बहुत अच्छा था, फिर हमारे यहाँ के लोग होते भी बहुत क्रिएटिव है, तो वो क्या करते थे, ये कॉटन वगैरह से बहुत शानदार शानदार चीजें बनाते थे। अब ईस्ट इंडिया जैसे डच, फ्रेंच वगैरह, स्पेनिश, पोर्टुगीज भी यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा, है ना, कि भैया तुम भी जाओ, तुम भी ट्रेड करो। तब जब वो यहाँ पे ट्रेड करने आए तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये इंडियंस तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, प्लस इनकी तो भाव भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज्यादा है ना, जब खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे तो उनके भाव बढ़े हुए रहेंगे कि हाँ भैया जो ज्यादा पैसा देगा मैं तो उसको बेचूंगा। आपने देखा है शादी वगैरह के टाइम पे आप मार्केट जाते हो साड़ी वगैरह खरीदने या कुछ भी सामान खरीदने, तो दुकानों पे बहुत भीड़ होती है ना, तो अब वो दुकानदार कैसे भाव खाते हैं, उनको पता है कि भैया बहुत भीड़ है, ये नहीं लेगा तो दूसरा ले लेगा, है ना, तो भाव बताते हैं कि 1000 रुपए की दूंगा। आप अगर उसको बोलो कि नहीं 800 लगा लो भैया, तो बोलेगा कि नहीं भैया बहुत सारे ग्राहक है, हम दूसरे को बेच देंगे, आपको नहीं लेना है तो मत लो। वहीं आप ऑफ सीजन चले जाओ, वहां पे जब सीजन ही नहीं है तो वहां पे आप 800 का 600 ही बोलोगे तो उसको लगेगा कि यार कोई दूसरा खरीदने वाला तो है नहीं, 600 बोल रहा है, बेच देता हूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा, है ना। तो ये डिमांड और सप्लाई की बात है, जहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि भाव बढ़ेंगे चीजों के। वही अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो भाव कम हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारे इंडियन व्यूवर्स के भाव बहुत ज्यादा थे क्योंकि इनके पास में खरीदने वाले लोग बहुत सारे थे, जो जितना पैसा बोली लगाएगा उसको ये सामान बेच देंगे, जो नाटक दिखाएगा तो मत ले भाई मैं दूसरे को बेच दूंगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे, है ना। अब इनकी क्या है, शुरुआत से आदत थी कभी लड़ाई नहीं करते थे, है ना, कभी आप इनकी कितनी कहानी सुन लो, ये मुश्किल ही लड़ाई करते थे। मतलब अगर इनको कोई बड़ी चीज हासिल करनी है ना, तो ये
तिकड़म भिड़ाते थे कि क्या हम पीछे से वार करके काम कर सकते हैं। इंडिया में डिवाइड एंड रूल लेके आए। अब ये वाली जो मैं कहानी सुनाऊंगी इसमें भी यही सेम चीज हुई। क्या किया इन्होंने सोचा कि यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन बहुत है ना। अभी जो फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्टुगीज ये सब यहाँ पे खरीदने आ रहे हैं, इसलिए हम खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर ये खरीदने ना आए या फिर इनको अगर ये लोग ना बेचे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, गोमस्तास को अपॉइंट किया। गोमस्तास कुछ अलग नहीं है, कुछ लोग हैं उनको नाम इन्होंने दे दिया कि गोमस्तास, है ना। जैसे पढ़ाने वाले को नाम हमने दे दिया टीचर, है ना। इलाज करने वाले को नाम हमने दे दिया डॉक्टर। ऐसे ये कुछ इंसान थे जिनको इन्होंने नाम दे दिया गोमस्तास। और इनको काम क्या दिया कि भैया गोमस्तास तुम क्या करो, इन वीवर्स की दुकान पे जाओ, इनसे बहुत मीठी मीठी बातें करो, इनका सामान चेक करो, क्वालिटी चेक करो, तो इनको लगेगा कि हमारी चीज़ें कोई चेक करने आया है तो ये अच्छे से तुमसे बात करेंगे। साथ ही साथ में जैसे इंडियंस तुम्हारे साथ में थोड़ा बहुत घुल मिल जाए तो तुम उनको उधारी दे दो, है ना। उनको बोलो कि क्या तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे घर पे शादी है या कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं पैसा दे देता हूँ, बाद में लौटा देना। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारे वीवर्स को लोन देना शुरू किया। ये जाते गोमस्तास, क्वालिटी चेक करते सामान की और फिर लोन देते उनको। लोन कैसे देते, मतलब पैसा देते कि हाँ भैया तुमको कोई प्रॉब्लम है या तुमको कुछ ये है, हाँ चलो हम मैं पैसा दे दे रहा हूँ, मेरा भाई समझो तुम ले लो। अब हम तो थे भोले, है ना, हमने भी ले लिया कि यार कितने अच्छे लोग हैं, ये तो देवता है, भगवान का फरिश्ता है ना। हमने लोन ले लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही लोन वगैरह के अंदर वीवर्स डूबते चले गए तो गोमस्तास ने ऑफिसर्स के कहने पे तिकड़म भिड़ाई। इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने पावर दिखाना चालू कर दिया। ऑर्डर कब मिलेगा, सामान कब बना के दोगे। तो वीवर्स कहते दे देंगे, दे रहे हैं, थोड़ा सा काम चल रहा है। तो नहीं, कब दोगे, मैं तुमने तो हमसे पैसे ले रखे हैं, दो सामान बना के। तो वो सामान भी बना के देते इवन। अब क्या करते हैं, ये भाव कम करवाते कि नहीं, मेरे को तो मैंने तुमको लोन दिया था ना, तो तुम कम से कम में मेरे को सामान बेचो। तो हमारे इंडियंस भी भोले थे। अब इनको लगने लगा कि हाँ यार हमने तो इनसे लोन लिया था, इसने तो हमारी मुसीबत के समय में मदद की थी, तो सस्ते में बेचो। तो ऐसे में क्या हुआ, ये बंध गए उन गोमस्तास से, है ना। इंडियन वीवर्स गोमस्तास के साथ में बंध गए, चाह के भी निकल नहीं पा रहे थे। अब प्रोडक्ट्स यही खरीद सकते थे। अब ये दूसरे लोगों को बेचे कैसे, क्योंकि जो भी सामान बनाते थे इनको गोमस्तास को ही देना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ, स्पेनिश, डच, पोर्टुगीज और ये सब जो है वो धीरे धीरे करके ट्रेड करना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वीवर्स जो है वो उनको गोमस्तास को ही सामान सारा देना पड़ता था। अब क्या हुआ कि गोमस्तास को तो देना पड़ता था, अब धीरे धीरे ये अपनी वाली पे आ गए, है ना। अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो ये पियून्स को लेके आते, अपने साथ में राइफल्स लेके आते, गन लेके आते, वीवर्स के साथ में मारा पीटी करते। तो ऐसे में क्लैशेस जो है वो गोमस्तास के साथ में बढ़ गए, है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या हुआ, 3 सवाल पूछे। सबसे पहला कि गोमस्तास कौन थे, तो वो लिख देंगे। किसने उन्हें मतलब किस लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था, तो वो लिख देंगे। और वीवर्स को कैसे ट्रीट किया, तो वो लिख देंगे। कहानी में तो सब समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक। जो पेड सर्वेंट्स थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था, जो कि वीवर्स को सुपरवाइज कर सके, उनको क्या कहा जाता है, गोमस्तास, है ना। साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया, अब इनको क्यों अपॉइंट किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको अपॉइंट इसलिए किया ताकि वो एक डायरेक्ट कंट्रोल बिठा सके वीवर्स के ऊपर। साथ ही साथ में जो दूसरे ट्रेडर्स थे उनकी लिंक और चेन तोड़ सके इस ट्रेड से, ठीक। साथ ही में अब अगला क्या पूछा है, हाउ डिड दे ट्रीट वीवर्स। तो गोमस्तास जो है वो शुरुआत में तो मीठी बात की थी, लेकिन दे स्टार्टेड एक्टिंग एरोगेंटली, है ना। वो एरोगेंटली अब बात करने लगे, वीवर्स को पनिश करते अगर सप्लाई में कोई डिले होता तो, और कई बार मारते भी, ठीक। बहुत सारी जगह पर जो विलेजेस थे वो क्लैशेस होने लगे, विलेजेस के क्लैशेस होने लगे वीवर्स और गोमस्तास में, क्योंकि कई बार वो सिपॉइज और वेपन्स के साथ में आ जाते थे वीवर्स के पास में और उनके साथ में मारा पीटी करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हमारा वीविंग मार्केट जो है बहुत हद तक तो खराब ही हो गया, खत्म ही हो गया। बहुत सारे वीवर्स जो है वो गांव छोड़ के ही चले गए, दूसरी जगह पे चले गए। ऐसी स्थिति गोमस्तास के कारण हो गई थी। अगले सवाल की बात करते हैं। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ एनी 3 अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो शुरुआत के 3 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके नाम हमको बताने हैं। मतलब ब्रिटिश इंडिया जिस समय पे ब्रिटिशर्स का राज था उस समय पे, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ के लोगों ने ओपियम ट्रेड से काफी सारा कमाया था। जो ओपियम ट्रेड था, ट्रायंगुलर ट्रेड था, सॉरी ओपियम ट्रेड, ठीक है, ओपियम ट्रेड था। तो उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चाइना में टी कॉफी जो है वो उगती थी, है ना। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में गांजा उगवाते थे, दैट इज ओपियम।
जो कि एक ड्रग है ना, उसको उगवाते थे, फिर यहाँ से उगवा के चाइना में इलीगली बेचते थे लोगों को, है ना। फिर इलीगली जब बेचते थे, जाहिर सी बात है फ्री में तो ये देंगे नहीं कुछ, उसके बदले टी, कॉफी, पोर्सिलिन और उनसे लेते थे। फिर उस टी, कॉफी, पोर्सिलिन को ब्रिटेन पहुंचाते थे, तो मतलब कुल मिला के सारा काम इनका फ्री में हो जाता था। समझ आया। अब जब इंडिया में गांजा उगवाना है, ओपियम उगवाना है और चाइना भेजना है, तो उसके लिए कुछ इंडियंस की भी जरूरत लगेगी। जाहिर सी बात है, सारा का सारा कोई ब्रिटिशर्स तो कर नहीं सकते, वो तो कंपनी के ऑफिसर्स थे, है ना, वो काम पे तो यहाँ के लोगों को ही लगाते थे। तो फिर यहाँ के कुछ लोग थे जो इस चीज में मदद करते थे और रिटर्न में पैसा कमाते थे। तो इन्होंने इस पैसे को, मतलब अब आप कह सकते हो कि यार मैम गांजे का धंधा किया है तो ड्रग्स का धंधा किया है तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, पर उस समय पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई दूसरा चारा ही नहीं था जो हम कर पाते। यही हमारे पास में कुछ ऐसे ही अड़े भिड़े में काम हमारे पास में फंसते थे, तो जो समझदार थे उनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं से कुछ भला, इससे पैसा कमाते। लेकिन ये समझदार मैं नहीं क्यों कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि इन्होंने गांजा बेच के पैसा कमाया, इनको समझदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो पैसा कमाया उसको बर्बाद नहीं करते हुए देश के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि ये फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम भी अपना कुछ करेंगे, कुछ बिजनेस खड़ा करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे, कुछ फैक्ट्रीज खड़ी करेंगे, और इस तरीके से जो है ये बड़े बिजनेसमैन बने। कौन कौन, क्या नाम है भैया? द्वारका नाथ टैगोर इनमें से एक है, जिन्होंने अपना फॉर्चून कमाया चाइना के ट्रेड के साथ में। उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट किया, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई इन 1830s एंड 1840। सोचो आप क्या समय था उस समय पे। हम कहते हैं कि हमको तो ये प्रॉब्लम है, हमारे पास में तो पैसा नहीं है, हमारे पास में तो सुविधाएं नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। करने वाला कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कुछ भी कर जाता है। आप सोचो 1830s और 1840s का समय क्या था, है ना। मतलब हम कुछ भी करना हमारे लिए बमुश्किल था। ब्रिटिशर्स इतने हार्शली हमारे साथ में काम करते थे या हमको ट्रीट करते थे, तो उस समय पे आगे बढ़ गए, तो हम तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। पारसीज में डिनशॉ पेटेट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ठीक है, जो हमारे जमशेदजी टाटा है, उन्होंने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए इंडिया में, और इनिशियल वेल्थ जो है वो चाइना के एक्सपोर्ट के साथ में कमाई। रॉ कॉटन शिपमेंट्स भी ये भेजा करते थे इंग्लैंड। मैंने बताया था ना अभी कि रॉ कॉटन इंग्लैंड तक भेजा जाता था क्योंकि अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया था, तो उससे भी इन्होंने पैसा कमाया, क्योंकि जाहिर सी बात है बेचने में कहीं ना कहीं लोकल लोगों का तो काम लगेगा ना, तो ये वहां पे काम करके इन्होंने वहां से पैसा अर्न किया। सेठ हुकुमचंद भी इनमें से एक थे, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पहली इंडियन जूट मिल बनाई थी कैलकाटा में इन 1971। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट होता है, या एनसीईआरटी में भी आपका, कि पहली कॉटन जूट मिल कलकत्ता में बनी, इंडियन जूट मिल 1971 में। लेकिन एक तरफ तो हम शुरुआत में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉटन मिल आ चुकी थी, तो फिर ये 1971 में कैसे कॉटन मिल आई भैया, एक कॉटन मिल जब ऑलरेडी आ चुकी थी। तो वो जो कॉटन मिल थी वो इंडियन ने नहीं सेटअप करी थी, है ना, कोई भारतीय नागरिक की नहीं थी, वो तो ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप करी गई थी। लेकिन ये जो कॉटन मिल थी, ये पहली कॉटन मिल थी जो किसी भारतीय, यहाँ के मूल निवासी द्वारा सेटअप की गई थी। तो वो पहली कब बनी थी? 1971 में। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। इनके अलावा भी जो भी बहुत सारे नाम एनसीईआरटी में दिए, आपको लग रहा है तो आप वो नाम भी लिख सकते हो, ये नाम है तो मैंने ये लिख दिया। अगले में बात करते हैं, हाउ डिड मेनी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव डिस्पाइट ऑफ टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो हुआ क्या कि अब हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज तो बन गई, इंडस्ट्रीज भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इन फैक्ट्रीज और इन इंडस्ट्रीज का जो काम था, इन फैक्ट्रीज और इन इंडस्ट्रीज का जो काम था वो कई हद तक कंट्रोल था ब्रिटिशर्स द्वारा। मतलब वो हमको बाहर ट्रेड नहीं करने देते थे, है ना, बाहर सामान नहीं बेचने देते थे, लाने नहीं देते थे, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे ये अपने एंटरप्राइजेस के द्वारा। 2 एंटरप्राइजेस के नाम आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वो हमें कंट्रोल करते थे कि कैसे क्या हमारी इंडस्ट्रीज में हम लोग काम चला रहे हैं, फैक्ट्रीज में हम लोग काम चला रहे हैं। कुल मिला के इंडस्ट्रीज हमारी थी, लेकिन कई हद तक कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था इन इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ऐसे में हमने कैसे ग्रो किया और कैसे इन चीजों से डील किया, ये हमको बताना है ना। तो देखो बहुत सारे हमारे जो लोग थे, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या इंडियंस थे, वो उन्होंने एक जूनियर प्लेयर की तरह काम किया बाय ट्रेड विद चाइना एंड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाई, शिपिंग, कंसाइनमेंट्स एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करने में। तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से सेटअप हुई थी, ये सेटअप भी वही तरीके से हुई थी कि भैया ये चाइना ट्रेड में पैसा कमाया, फिर
सप्लाईज में पैसा कमाया, कंट्रोल में पैसा कमाया। बहुत सारे मर्चेंट्स जो थे उन्होंने बर्मा के साथ में भी ट्रेड किया, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, और वहां से भी जो है इन्होंने पैसा कमाया और धीरे धीरे करके जो है वो काम इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत सारे कमर्शियल ग्रुप भी ऑपरेट होने लगे इंडिया में बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज एंड फाइनेंसिंग ट्रेड ट्रेड सेंटर्स, है ना। क्योंकि जैसे कि अगर वहां पे पैसा भेजना है या फिर कॉटन का एक्सपोर्ट करवाना है तो भैया कलकत्ता पोर्ट से अगर जाएगा तो वहां तक लाना ले जाना, वहां पे सामान रखवाना, वहां पे चीजें बेचना, है ना, फिर वहां तक आगे और पहुंचाना। तो ऐसे में जो है वो अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो बहुत सारा पैसा मिला। टाइट कंट्रोल होने के बाद में भी पैसा जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने कमाया। ठीक, अगले की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन द 19th सेंचुरी। पहले कुछ कोई भी 3 रीजंस हमको बताना है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इंडिया से क्यों कम हो गया था 19th सेंचुरी के समय पे, है ना। तो क्या हुआ भैया कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा परसुएट किया कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट में भी काम करने दे, है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट है यहाँ से वो काफी हद तक बढ़ गया था। जो एक्सपोर्ट मार्केट था इंडियन कॉटन वीवर्स का वो कोलैप्स हो गया था, लोकल मार्केट खत्म हो चुका था और मैनचेस्टर के इंपोर्ट से ग्लट बन गया था हमारे मार्केट में। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट कॉटन गुड्स थे वो काफी सस्ते थे और वीवर्स जो है वो इनसे कम्पीट नहीं कर पाए। इसी कारण से इंडियन टेक्सटाइल का जो है वो खात्मा हो चुका था इंडिया के अंदर, है ना। तो काफी हद तक मतलब एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ एक्सप्लेन हाउ एडवर्टीजमेंट्स प्लेड अ पार्ट इन एक्सपैंडिंग मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स इन शेपिंग न्यू कंज्यूमर कल्चर, है ना। तब वो सारी चीजें तो चलो हो गई, इंडिया का मार्केट भी डूबा, फिर बना भी, फिर वापस सारी चीजें हुई, लेकिन किस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे आज अगर हम देखें तो टीवी पे एड्स आते हैं तो हमको ऐसा लगता है अगर वो चीज नहीं आ रही है तो हमको ऐसा लगता है जरूरत नहीं है। जैसे मॉर्टिन हो गया, है ना, या फिर कोई सा तेल हो गया, ठीक है, वैसा शैम्पू हो गया। तो मेरी दादी अभी भी कहती है जब भी शैम्पू तेल वगैरह के ऐड आते हैं, मेरी दादी के बाल अभी भी, शी इज अराउंड 85, उनके बाल अभी तक भी कमर कमर तक के, है ना, अच्छे थिक बाल। तो वो जब भी ये ऐड आते हैं तो वो कहती हैं कि हाँ ये यही है, इनके ही बाल उग रहे हैं, यही तेल है, यही शैम्पू है। हमारे ज़माने में तो जैसे कोई लगाता ही नहीं था, हमारे ज़माने में तो कुछ था ही नहीं, तो भी देखो हमारे कितने सारे घने घने बाल हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब ऐसे एड्स आते हैं, टीवी पे देखते हैं, हम फोन में देखते हैं, तो जिन चीज की जरूरत नहीं भी होती है ना उनको देख के हमें ऐसा लगने लगता है कि खरीद लें क्या, इसकी जरूरत होगी मुझे, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे अब मार्केट तो बन चुका था, काफी बड़ा मार्केट बन चुका था, लेकिन ऐसा क्या करें कि लोग उसको खरीदें, है ना। तो लोगों के अंदर नीड पैदा करने की जरूरत थी, समझ आया। तो बहुत सारे तरीके लोगों ने अपनाए, है ना। लेबल्स लगा देते मेड इन मैनचेस्टर, तो लोगों को लगता है कि हाँ भैया बाहर से आया हुआ सामान है, खरीद लेते हैं, है ना। तो अभी भी हम देखते हैं, जैसे अब जब हमने चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया तो हमने क्या देखा, जिसमें मेड इन चाइना लिखा हो वो हमको नहीं लेना, है ना। तो लेबल से काफी हद तक हमको चीजें पता चल जाती है, तो लेबल्स यूज किए गए। बाहर के लोग जो इवन हमारे यहाँ पे सामान बेचते थे तो उनको पता था कि हमारे यहाँ की ऑडियंस कैसी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, भक्ति करने वाली है, भगवान में मानने वाली है। तो चीजों के ऊपर भगवान के फोटो चिपका दो, मना ही नहीं कर पाएगा इंसान, लगेगा भगवान का अपमान कर रहा है, खरीदना ही पड़ेगा उसको, है ना। कैलेंडर पे चीजें जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगाने लगे, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, मैसेज नहीं पढ़ पाते, पेपर नहीं पढ़ पाते, वो पिक्चर तो देख लेते, फोटो अगर बनी हुई है तो उसको उससे तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाला सामान आया है ना। और कैलेंडर तो बार बार दिन में 25 बार पहले के लोग देखते थे, फोन थोड़ी होते थे डेट देखने के लिए, ठीक है। तो वो पहले के 25 बार कैलेंडर देखते थे, तो ऐसे में बार बार कैलेंडर में पिक्चर दिखेगी कि अच्छा ये अगली बार दुकान पे जाएंगे वो सामान दिखेगा तो खरीद लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स अपनाए गए जिसकी वजह से मार्केट में कंज्यूमर सामान खरीदने लगा। एडवर्टाइजमेंट प्लेड अ पार्ट इन एक्सपांडिंग मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड इन शेपिंग न्यू कंज्यूमर कल्चर। बहुत सारे बायर्स जो है वो मेड इन मैनचेस्टर देखा करते थे और कॉन्फिडेंट रहते थे कि हाँ भैया कपड़ा हम खरीद सकते हैं। इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लेबल्स भी लगाते थे मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम फॉरेन लैंड, और तो उससे क्या लगता था इंडियंस को कि हाँ भैया अपना सामान है, ले लेते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कैलेंडर्स भी प्रिंट करते थे ताकि वो प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज कर सके। ये जो कैलेंडर्स थे वो कई बार इलिटरेट्स के द्वारा भी यूज किए जाते थे, तो आसानी से चीज ग्रैप्स हो जाती थी।
Why were there frequent clashes between गोमस्ताज and weavers in the village? तो गोमस्ताज और वीवर्स के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे थे? लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहे थे ना, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि गोमस्ताज ने लोन दे दिया था वीवर्स को, वीवर्स ने लोन ले लिया था, अब गोमस्ताज से वो बंध चुके थे, उनको जो भी सामान देना था अब गोमस्ताज को ही देना पड़ रहा था, साथ ही साथ में कम कीमत पे देना पड़ रहा था। अब अगर वो सप्लाई नहीं देते थे, ऑर्डर्स टाइम पे वीवर्स नहीं देते थे, तो गोमस्ताज उनके पास में प्यून सिपॉइस को लेके आके मारा पीटी करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ जो है वो गोमस्ताज और वीवर्स के बीच में होने लगी थी। बस वही चीज आप यहाँ पे लिख दो कि मर्चेंट जो है, सप्लाई मर्चेंट्स क्या होता था कि पहले विलेजेस में ही रहते थे और काफी हद तक क्लोज रिलेशनशिप उनकी रहती थी वीवर्स के साथ, गोमस्ताज के आने के पहले, है ना। तो उससे क्या होता था, उनकी नीड और कई बार जरूरत के समय पे वीवर्स की वो मर्चेंट्स मदद कर देते थे। लेकिन जब गोमस्ताज आए तो ये आउटसाइडर्स थे, बाहर के लोग थे, है ना, इनकी कोई सोशल लिंक नहीं थी विलेजेस के साथ में। साथ ही साथ में वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते थे, पनिश भी करते थे विलेजर्स को, जब डिले होता था सप्लाई में मारते थे, है ना, उनको सिपॉइस और प्यून्स की मदद से जो है वो मारा करते थे, डराया करते थे। जो वीवर्स थे उनका फ्रीडम चला गया था, प्राइस के लिए अब वीवर्स बार्गेन नहीं कर सकते थे, जो भी बोली ये लगाते, है ना, कंपनी वाले लगाते, उसी कीमत पे इनको बेचना पड़ता सामान। जो लोन्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिए था ब्रिटिश कंपनी से इनडायरेक्टली हमारे व्यूवर्स ने, जिसकी वजह से अब वो बंध चुके थे, टाइड अप हो चुके थे टू द ब्रिटिश कंपनी। समझ आया? तो बस यही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में से, जो कि काफी इजी है, पूरी कहानी बेस्ड है। कहानी के तौर पे चीजों को पढ़ो समझो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा किसके बाद में किसकी लिंक है, तो आप आसानी से अपने आंसर लिख पाओगे। ठीक है, वीडियोस जो है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। लेना अगर है तो सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज लेना है, बढ़िया से खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से एक्सेल करो। मैग्नेट ब्रेन्स पे जो है वो किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनडीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, जेई, नीट, सभी चीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसा आपको पे नहीं करना। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सभी कुछ हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए बने रहना है, आगे भी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना है अगर अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।